हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, शुड इंडिया की वर्किंग विद ब्रिक्स। चाइना के साथ रिलेशंस आज के समय हमारे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इस बीच एक क्वेश्चन ये आता है कि सिंस इंडिया G7 कंट्रीज़ का जो एक्सपैंडेड ग्रुप है ये ज्वाइन करने वाला है, हम लोग D10 को ज्वाइन करने वाले हैं, US के साथ कोऑपरेशन हमारी बढ़ रही है, हम मिलिट्री बेसिस को शेयर करने वाले एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। तो ऐसे समय में ब्रिक्स के साथ एंगेजमेंट क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी को सूट करती है? क्योंकि ब्रिक्स को आप अगर देखो तो यहाँ पर 5 देश हैं, मगर कहने को ही 5 देश हैं। जो यहाँ पर मेन कंट्रीज़ हैं, जो आप कह सकते हैं मेन पावर होल्डिंग कंट्रीज़ हैं, वो सिर्फ 3 हैं। एक है रशिया, फिर इंडिया और चाइना। और आपको पता है कि जियोपॉलिटिक्स के समीकरण आज के समय इस टाइप के हैं कि रशिया ऑल्दो इंडिया का एक एनिमी नहीं है, मगर ओवरऑल रशिया और इंडिया की जो फ्रेंडलीनेस थी, जो एक बहुत अच्छे रिलेशंस थे, ये आज के समय काफ़ी हद तक सीमित हो चुके हैं। क्योंकि रशिया आज के समय बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है ऑन चाइना। रशिया पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हैं, इनको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए और चाइना वो इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इनकी नेचुरल गैस और ऑयल परचेज करके। तो इंडिया आज के समय एक ऐसे ग्रुप में है जहां पर चाइना प्रिटी मच एक लीडर है, और इंडिया ना सिर्फ इस ग्रुप में है, इंडिया ने यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट भी कर रखे हैं। आप यहां पे पूछ सकते हैं कि आप इस वीडियो में सिर्फ ब्रिक्स की बात क्यों कर रहे हैं, आप SCO की भी बात करिए। शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स भी चाइना में है, वो भी हमने रिसेंटली ज्वाइन किया है। मगर देखो इशू ये है कि SCO में इंडिया का पैसा नहीं लगा। वहाँ पर ठीक है मिलिट्री एंगेजमेंट होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और SCO से अगर कल को इंडिया पुल आउट करना चाहे तो वो काफ़ी आसान होगा। ब्रिक्स से बाहर निकल पाना बहुत ही जटिल कार्य होगा। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एजुकेशन एंड प्रेस द बेल आइकन। अब आज के समय इंडिया जहाँ पे खड़ा है रिगार्डिंग रिलेशंस विद चाइना, साफ लग रहा है कि हमसे गलती हुई है और काफ़ी बड़ी गलती है। देखो, हर कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी की एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन बनाता है कि आने वाले 5-6 साल में हम ये सब करेंगे। आज से आप अगर 5-6 साल पहले देखो, 2014 के आसपास, तो उस वक्त हमने काफ़ी गलतियां करी हैं, और उसका जो नतीजा है हम आज के समय देख रहे हैं। गलवान वैली इंसिडेंट में जिस तरीके से हमारे सोल्जर्स पे अटैक किया गया, और जिस अग्रेशन के साथ चाइना ने इंडिया की टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश करी, उससे साफ लग रहा है कि आज के समय चाइना इंडिया को एक बहुत ही बड़ा थ्रेट मानता है। अब हालांकि इसके संकेत हमको काफ़ी पहले से मिलने शुरू हो गए थे। आप अगर पिछले कई सालों में देखो तो चाइना ने कई स्टेप्स लिए हैं जिससे ये क्लियर हो जाना चाहिए था कि चाइना इंडिया को एक फ्रेंडली कंट्री नहीं मानता। उनके हिसाब से इंडिया चाइना के लिए एक रीजनल थ्रेट है, थैंक्स टू इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, और ओवरऑल ग्रोथ का पोटेंशियल भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो पिछले कुछ साल में आप अगर देखो तो चाइना ने जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी हैं उनका UN में बचाव किया है काफी बार। और जब पाकिस्तान को कश्मीर का इशू रेज करना था UN सिक्योरिटी काउंसिल में, तब चाइना ओपनली सामने आया और इंडिया को काफी बार टारगेट किया। फिर जो न्यूक्लियर सप्लायर्स का ग्रुप है NSG, वहां पर भी इंडिया की जो एंट्री है इसको ब्लॉक किया। डोकलाम इंसिडेंट हुआ फिर 2017 में, और फिर हम रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि चाइना की जो ऑनवॉय है उन्होंने नेपाल में किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है। ये सबके सामने है, ओपन है कि वो नेपाल में जो पॉलिटिक्स है किस तरीके से मैनेज कर रही है। और जैसे ही चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ा है, हम सब लोग देख रहे हैं कि नेपाल किस तरीके से इंडिया को ट्रीट कर रहा है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बार बार हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि नेपाल शूट करता है इंडियन सिटीजन्स को। उनके प्राइम मिनिस्टर काफ़ी बार कह चुके हैं कि जो कोरोना वायरस इंडिया का है वो ज़रा डेंजरस है, और लॉर्ड राम को लेकर भी स्टेटमेंट्स आई हैं। तो ये सबके सामने है। फिर एक और देश है जो इंडिया के प्रति काफ़ी फ्रेंडली है, जो चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। तो फिर चाइना ने ये डिसाइड किया कि उस देश की एक बहुत ही बड़ी टेरिटरी ये क्लेम करेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भूटान की। और फिर ऑफकोर्स लद्दाख का फेस ऑफ, जहाँ पर चाइना ने अपनी आर्मी इंडियन आर्मी के सामने खड़ी कर दी। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में, एक ऐसा पेंडेमिक जो चाइना से ही शुरू हुआ था, और उसके बाद भी वो चाहते हैं कि रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो और कंट्रीज के बीच में रिलेशंस और ज़रा ख़राब हों। तो ये सब पढ़ के साफ पता लग रहा है कि चाइना इंडिया को एक फ्रेंडली कंट्री नहीं मानता, और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में
एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो जाए, या तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास या फिर लद्दाख में। अब जो आज के समय हो रहा है, क्लियरली हम इसको एंटिसिपेट कर नहीं पाए। जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। उन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि चाइना इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा टुवर्ड्स इंडिया, और शायद इसीलिए कई साल पहले इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करी चाइना लेड बैंक्स में। प्राइमरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ये आपको पता होगा, एक ज़माने में इसको कहते थे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, बाद में इसका नाम बदल के रख दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये एक बैंक है जो इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर ओपन किया है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और हर कंट्री ने यहाँ पर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है, और सारी कंट्रीज़ की आज के समय यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन है। अब इंडिया के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि इस बैंक में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, क्योंकि जब ये बैंक और कैपिटल रेज करने की कोशिश करेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जो चाइनीज़ बॉन्ड्स हैं उनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल होगा। और इस बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये भी शंघाई चाइना में लोकेटेड हैं, और ये बैंक बाय द वे शुरू हुआ था 2015 में। उस वक्त इंडिया ने यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल दिए थे। और ऐसा नहीं है कि ये अकेला बैंक है, एक और बैंक है जो चाइना ने स्टार्ट किया है, और इस बैंक के बिल्कुल विरोध में खड़े हो गए थे यूएस और जापान, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये बैंक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो हायरार्की है, जो उनकी डोमिनेंस है ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, उसको ये चैलेंज करेगा। इस बैंक का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये भी शुरू हुआ था 2014 में, और इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी पैसे डाले हैं। इंडिया की बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, 8 बिलियन से भी ऊपर की इन्वेस्टमेंट है आप अगर देखो। और यहाँ पर आप देखोगे इस बैंक की जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है कि इस बैंक में मेंबर कौन कौन से हैं और उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या है। तो इंडिया की जो वोटिंग परसेंटेज है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, ये है करीब 8.6%। चाइना की है 30%। चाइना लिटरली इस बैंक को कंट्रोल करता है। जो भी मेजर निर्णय यहाँ पे लेना होता है वो चाइना के हिसाब से ही होता है। और इवन पाकिस्तान का भी यहाँ पर शेयर है 1%। तो टोटल आप कह सकते हो कि जिन बैंक्स में चाइना की डोमिनेंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इंडिया ने वहाँ पर ऑलमोस्ट $18 बिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं। हाँ, इन बैंक से हमको फ़ायदा होता है। दोनों बैंक से उधार एक्चुअली इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी वेरियस स्टेट्स ने लिया है, और काफ़ी बिजनेस भी होता है थ्रू लोन्स। मगर यहाँ पे अब साफ दिख रहा है कि सिंस चाइना इंडिया को देखता है एज ए थ्रेट, तो क्या ये समझदारी है कि हमारा इतना बड़ा कैपिटल चाइनीज़ लेड बैंक्स में इन्वेस्टेड हो। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लोग काफ़ी बार यूएस को एक सस्पेशन से देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं कि ये कंट्री क्या जेन्युइनली इंडिया के साथ खड़ा होगा अगेंस्ट चाइना। वेल, आप अगर यूएस के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो इंडिया के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है। हमने उन बैंक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसके खिलाफ हैं यूएस और जापान। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है आप अगर देखो 2020 में बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत परप्लेक्स लगती है। अभी भी लग रहा है कि हम लोग कंप्लीटली नॉन अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं, और हम रियलाइज़ कर नहीं पा रहे अभी भी कि चाइना से हमको कितना बड़ा थ्रेट है और किस तरीके से चाइना हमको देखता है। क्योंकि देखो, इंडिया के लिए आज भी $18 बिलियन काफ़ी हद तक मैटर करते हैं, मगर चाइना के लिए इस अमाउंट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कल को अगर चाइना चाहे तो वो अफोर्ड कर सकता है कि वो इंडिया को डैमेज करे मिलिटरीली, और उसके बदले में इंडिया यहाँ पर पुल आउट कर ले। सो इवन तो ऐसे समीकरण बने हुए हैं, हमने तब भी अपना कैपिटल इन बैंक्स में पार्क कर रखा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इंडिया की जो फंड पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम चाहते हैं कि G7 का जो एक्सपेंशन होगा हम इसको भी ज्वाइन करेंगे, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि जो D10 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो चाइना को बाहर रखेगा 5G मार्केट से, उसको भी हम ज्वाइन करेंगे। हमने क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है। मगर साथ ही साथ जो हमारी चाइनीज़ बैंक्स में इन्वेस्टमेंट है, ये देखिए काफ़ी एक कन्फ्यूजिंग साइन सेंड करेगी टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो भी ये सोचेंगे कि इन द फ्यूचर हम क्या इंडिया पे डिपेंड कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया को करना क्या चाहिए, हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है यहाँ से क्या होनी चाहिए। देखो, ये बात तो क्लियर है कि ब्रिक्स में और कैपिटल डालना या फिर इन बैंक्स में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाना एक वाइज निर्णय होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इससे इंडिया और यूएस, इंडिया जापान की जो रिलेशंस हैं इनको हानि पहुंचेगी।
साथ ही साथ हम एक तरीके से चाइनीज लेड इंस्टीट्यूशंस को कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इंडिया को कैसे अप्रोच करना चाहिए ब्रिक्स बैंक्स और बाकी एंगेजमेंट्स को। देखो यहाँ पे आंसर यही है कि जो भी हमारा निर्णय होगा ये स्लो होना चाहिए और काफ़ी सोच विचार के बाद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है रशिया का। इवन दो रशिया और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं उतने वार्म रहे नहीं हैं। आपने नोटिस किया होगा कि फ्रांस से हमने रफाल खरीदे हैं, रशिया से S-400 और रिसेंटली MiG-29 ऑर्डर किए हैं, मगर तब भी फ्रांस ने ओपनली समर्थन दिखाया है टुवर्ड्स इंडिया। जब लद्दाख में चाइना ने अटैक किया तो उसके बाद फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बातचीत करी इंडिया से और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। वेराज रशिया ने कोशिश करी है कि वो कम्प्लीटली न्यूट्रल रहे इस इशू में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आज के समय रशिया के काफ़ी इंटरेस्ट हैं इन चाइना। सो इवन दो ये सब इक्वेशंस हैं, रशिया तब भी इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। इनसे आने वाले समय में हम बहुत सारे वेपन्स प्रोक्योर करेंगे। हो सकता है कि इन द फ्यूचर हम इनसे एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी प्रोक्योर करें या फिर लीज पर लें। तो अगर इंडिया ब्रिक्स से पुल आउट करता है या फिर SCO से पुल आउट करता है तो उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया रशिया रिलेशंस पर भी, क्योंकि रशिया चाहेगा कि इंडिया कहीं ना कहीं इन ग्रुप्स में अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो बनाकर रखे। तो देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इंडिया ये कोशिश कर सकता है कि धीरे धीरे इन ग्रुप्स में जो अपनी पार्टिसिपेशन है ये कम करे और मोर इम्पोर्टेंटली जो ब्रिक्स बैंक है उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट ना करे ना। इस सब के अलावा एक और ऑप्शन इंडिया के सामने ये भी है कि जो गलवान वैली में हुआ ये सब हम लॉन्ग टर्म में भूल जाएं और ये हम एज्यूम करना स्टार्ट कर दें कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा विद चाइना, और चाइना फ्यूचर में हमारी तरफ अग्रेशन करेगा नहीं। और जिस तरीके से हमारी एंगेजमेंट बढ़ रही है ब्रिक्स के साथ, ब्रिक्स बैंक में और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, वो हम बनाकर रखें। तो इंडिया के सामने दो ऑप्शंस हैं, ये हमको देखना होगा कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं ये कौन सी ऑप्शन चूज़ करते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।